आओ यार फटाफट से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का रिवीजन कर लेते हैं ना। क्लास 10th की बोर्ड बहुत क्लोज आ गए। देखो हेल्पफुल हो गया आप लोगों के लिए। चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन याद रखना, दो तरह के हमारे पास चीजें होती है, एक होते हैं सारे एनिमल्स और एक होते हैं प्लांट्स। ठीक है। एनिमल्स के पास क्या है? एनिमल्स के पास खुद का एक नर्वस सिस्टम है। साथ में ही वो केमिकली कोऑर्डिनेट कर सकती है। बट प्लांट्स का क्या है? प्लांट्स दो चीज करती है। पहली चीज तो मूवमेंट करती है और सेकंड चीज हार्मोन के थ्रू क्या करती है। जैसे हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है वैसे प्लांट्स के पास हार्मोन्स होते हैं जिससे वो स्टिमुलस यानी रिएक्शन करती है। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम होता क्या है? ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूरल फंक्शन करता है। ठीक है। न्यूरल फंक्शनिंग साथ में कोऑर्डिनेशन से आप दिख रहा होगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन का सारा जो इसका जो बेस सिस्टम होता है ना, कंपाइल करके उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम केवल कोऑर्डिनेट नहीं करती। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे पूरे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है ना। इससे जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया हमारा, एड्रेनलिन, हमारे बहुत सारे ग्लैंड होते हैं ना, अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी को ग्रो करवाते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, है ना। साथ में बहुत सारे अलग अलग ग्लैंड्स हैं। फर्स्ट वीडियो है या बहुत समय बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है। बाकी देख लो आप लोग, ठीक लगे तो बढ़िया, थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाए तो आपको। इसका मेन काम होता है हार्मोन्स का सेक्रेशन। कहाँ पे? जहाँ पे उसकी जरूरत है, यानी टारगेटेड साइट पे। पहली चीज तो। दूसरी चीज उसका इफेक्ट, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्मोन्स रिलीज ही कर रहा है, बॉडी कोऑर्डिनेट ही कर रहा है, ताकि इफेक्ट यानी जरूरत थी उस जगह पे, है ना। आगे आओ। प्लांट में ऐसा क्या है? प्लांट दो तरह से मूवमेंट करती है। एक करती है ट्रॉपिकल बेस पे, और एक करती है नेस्टिक वे पे। ओके। अब ट्रॉपिक नाम से पता चल रहा है भाई, इसमें दिशा चाहिए। इसमें क्या होती है? दिशा। ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे। किस पे डिपेंड करेगा? ये डायरेक्शन पे। ठीक है। और ये तो पूरा ही प्लांट्स पे डिपेंड है। ये पूरा प्लांट्स के स्टिमुलस या बोल सकते हैं उसके सीधा याद रखना, सेल्फ ये बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट मूवमेंट। इंडिपेंडेंट स्टिमुलस बोल लिख दो यहाँ पे। पर ट्रॉपिक क्या है? डायरेक्शनल मूवमेंट है। आ जाओ जल्दी करें थोड़ा सा। अब न्यूरॉन्स की बात की ही हमने, न्यूरल फंक्शन की। तो न्यूरल फंक्शन से समझते हैं न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स याद रखना सबसे बड़े सेल होते हैं। ठीक है। अब न्यूरॉन्स का क्या है? न्यूरॉन्स करता क्या है ना। पहले न्यूरॉन्स बना ही देता हूँ ना।
नाइस। अच्छा, समझने की कोशिश करते हैं इसको थोड़ा बढ़िया से। इसको हम कहते हैं यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर, डेंड्राइट। ठीक है, इसको कहते हैं हम डेंड्राइट। ये पूरा है सेल बॉडी। और लास्ट में आता है क्या, एक्सियन। इसके बीच वाले पार्ट को हम एक्सियन कहते हैं। ठीक है, डाटा देखो कैसे जाता है, डेंड्राइट से सेल बॉडी पे, सेल बॉडी से एक्सियन पे, एन एक्सियन से वो साइनेप्स हो जाता है टू द सिमिलर इलेक्ट्रिक डेंड्राइट, क्योंकि एक सेल से तो काम चलेगा ही नहीं, अगले नर्व सेल पे। जब तक वो डाटा कहाँ ना चला जाए, ब्रेन में। वैसे यहां से साइनेप्स होता है, बाय द वे लिख देता हूं, साइनेप्स। आ जाओ। याद रखना है यहाँ पे दो तरह की रिएक्शंस होती है जो हमारी बॉडी करती है किसी भी सडन इंसिडेंट या किसी भी सडन थ्रेट को लेकर, क्योंकि ज़्यादातर हमारी बॉडी थ्रेट पे रिएक्ट करती है। तुमने देखा होगा, अगर हमारे कोई भी चीज़ आँख के पास आता है तो सडनली हमारी पलकें झुक जाती है ना, या पलकें हमारी आइज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। ये होता क्यों है, वही हम पढ़ेंगे यहाँ पे। देख लो, ये जो चीज़ें हैं ना जिसे हम सडन रिएक्शन करते हैं। देखा होगा तुमने, तुम्हारा हाथ किसी गर्म चीज़ को छूता है तो बिना कुछ सोचे हम हाथ हटा लेते हैं वहां से। होता कैसे है ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, नाम से भी चला रिफ्लेक्स, तुरंत लिया गया एक्शन। ये होता क्या है, ये अपने आप होने वाला रिएक्शन है, यानी ये इनवॉल्युंटरी है। इनवॉल्युंटरी रिएक्शन, ओके। एंड इसकी हमारी बॉडी ऑटो रिस्पॉन्स देती है ना, टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब है यहाँ पे जो भी हमारे साथ जब हुआ है, जिसे हमारी बॉडी ने रिएक्ट किया है सडनली। अब रिफ्लेक्स एक्शन तो हमने समझ लिया कि रिफ्लेक्स एक्शन ऐसी घटना होती है जिसमें हमारी बॉडी सडन रिएक्ट करती है ना, यानी बहुत ही क्विकली रिएक्ट करती है, क्विक रिएक्शन देती है। दिया, चलो ये समझ में आता है दिया बॉडी ने। अब दिया कैसे, उसको समझते हैं। उसको हम कहते हैं, या उस सडन सिस्टम को कहते हैं, स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसके थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन होता है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क में होता क्या है, याद रखना, इसे पूछता भी है रिफ्लेक्स आर्क में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पहली चीज स्टिमुलस, या बोल सकते हैं रीजन भी लिख दो यहाँ पे, रीजन या स्टिमुलस लिख लोगे तो ज्यादा बढ़िया, यानी ट्रिगरिंग पॉइंट भी कह सकते हैं इसको, है ना, जहां से चीजें शुरू हुई। उसके बाद क्या, रिसेप्टर ऑर्गन, और रिसेप्टर ऑर्गन से वो गई कहां पे, सेंसरी नर्व पे, यानी नर्व ने उसे फील किया कि हाँ भाई कोई दिक्कत है ना। कहाँ गई इसके बाद, वो फटाक से गई स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब याद रखना जो भी हो रहा है ना, ये 1 सेकेंड के भी फ्रैक्शन में हो रहा है। ये स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ गई, सटे फटाक से इफेक्ट ऑर्गन पे डाटा लेके। हमने क्या किया वहां पे, सडन से रिस्पॉन्स किया। अब
एक यही खास चीज़ है इसकी कि हमने जो भी किया है ना, ये जितनी चीज़ें यहाँ पे हो रही है ये माइक्रो सेकंड्स में होती है, इसीलिए इसका नाम है रिफ्लेक्स। ठीक है, याद कर लेना। रिसेप्टर ऑर्गन जिसने फील किया, सेंसरी नर्व डाटा लेकर फटक से कहाँ गया, वो स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड ने फटक से क्या किया, उसके पीछे जो भी हो सकता है वो ऑर्गन को इफेक्ट दिया एंड वहां से रिस्पॉन्स आया। फिर अब खास बात क्या है ना, यहाँ भी कुछ वैसा ही है जैसे हमने एक चीज, तुम सबने एक चीज देखी होगी, सब में सबका बचपन में हाथ जला है, ठीक है, लेकिन उसके बाद हाथ नहीं जलता है किसी का। रीजन क्या है, क्योंकि जब हम एक बार किसी भी बैड एक्सपीरियंस को कर लेते हैं ना, जब भी हम किसी बैड एक्सपीरियंस को एक बार अपने साथ होते हुए देख लेते हैं, हम एक बार उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है भाई, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से कनेक्ट होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को बाद में जरूर बताता है भाई मेरे साथ हुआ क्या था, ब्रेन को भेजता है डाटा। अब ब्रेन डाटा को क्या करती है, स्टोर कर लेती है फॉर फ्यूचर सेफ्टी या फ्यूचर सेफ्टी के लिए। ठीक है, अब कभी भी अगर समझना, अगर किसी बर्तन से किसी बच्चे का हाथ जला हो, ठीक है, तो अगली बार वो बर्तन छूने से पहले क्या करेगा ना, हल्का हल्का टच करके देखेगा कि भाई गर्म तो नहीं है। क्यों, क्योंकि ब्रेन के पास पहले डाटा पहुंच चुका है कि एक बार इसी से हाथ जला था। ब्रेन कहता है भाई छूना मत इसे, इसी से हाथ जला था एक बार पहले, आओ। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम, देखो बेसिकली यहाँ पे तीन चीजों से बनता है ये, है ना, जल्दी देखेंगे। इसके तीन बोल सकते हैं, तीन अलग अलग पोर्शन होते हैं। पहला होता है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सीएनएस, फुल फॉर्म होता है इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर आता है तुम्हारा पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और लास्ट में आता है एएनएस। ये तो बिल्कुल वैसे है ऑटोनमस, मतलब ऑटो पे चला लो गाड़ी। आ जाओ, छोटा हो जा भाई थोड़ा तू। ऑटोनमस नर्वस सिस्टम, आगे देखो जल्दी ले। अब सीएनएस आप दिख रहा है सेंट्रल, सेंट्रल में क्या इन्वॉल्व होगा, जो सरकार होती है उसमें सेंट्रल कौन होता है, प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर। वैसे यहाँ पे सेंट्रल में स्टेट होगा कौन, ब्रेन हमारा। और ब्रेन के भाई यानी स्पाइनल कॉर्ड। आ जाओ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन इंक्लूड रहते हैं भैया जी हमारे, इसमें होते हैं कैरेनियल नर्व या क्रेनियल नर्व, और साथ में स्पाइनल नर्व। ठीक है, इस भैया के होते हैं 12 पेयर और इस भैया के होते हैं 31 पेयर्स इन नर्व्स के। याद रखना, ये पूछ लेता कई कई बार। अब ऑटोनॉमस, इसमें क्या है, देखो ऑटोनॉमस में क्या होगा, एक होता है इसमें सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, यानी आधा और पूरा। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट स्टिल। देखो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सीएनएस है, उसके बाद पीएनएस है, ऑटोनोमस है लेकिन इतना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है सीएनएस। देखो अब सीएनएस होता है ना, ब्रेन, ब्रेन के तीन अलग अलग भाग होते हैं बेसिकली। एक होता है फ्रंट जिसे हम कहते हैं फॉर ब्रेन, एक होता है हमारा मिड ब्रेन, और एक होता है हमारा हिंड ब्रेन। समझ लो आगे का भेजा, ये बीच का भेजा, और ये लास्ट का हिस्सा, बोलते हैं ना छोटा दिमाग। भाई देख लो ये होता है छोटा दिमाग।
इसके में पढ़ भी लेते हैं, आ जाओ। अब इनके नेम क्या क्या हैं, मैं जरा पेंसिल छोटा करके लिखता हूँ। नाइस। देखो जो फोरब्रेन होता है ना, इसको हम कहते हैं यहाँ पे सेरिब्रम हेमिस्फीयर, सेरिब्रम हेमिस्फीयर, ठीक है। मेन काम क्या है इसका, थिंकिंग, थॉट प्रोसेसिंग, थिंकिंग, प्लानिंग, यानी कह सकते हैं जो भी प्रोसेसिंग का काम होता है वो हमारा फोरब्रेन करता है। इसका मेन काम क्या है, प्रोसेस करना, चीजों को लिख देता हूं यहाँ पे, प्रोसेस करना, प्रोसेस किसका काम होता है, फोरब्रेन का, है ना। चीजों को सॉल्व करना, कुछ भी ले लो यहाँ पे, सारी चीजें जो भी हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, हमारे जितने इमोशंस होते हैं, देखते हो ना, किसी किसी का अगर ब्रेन डेड हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, इंसान इमोशनलेस हो जाता है, इंसान रिएक्ट नहीं करता है ना। अब इसके 3 पार्ट है हेमिस्फीयर के भी। ये वाले जो पार्ट है ना, जो इस कर पा रहा है, उसको हम कहते हैं फ्रंटल लॉब। फिर आता है हमारा इसके बाद पैरिटल लॉब, बीच वाला हिस्सा, यानी कह सकते हो फ्रंट में ही 3 अलग अलग पोर्शन है। ऑब्वियसली भाई, ह्यूमन ब्रेन आर सो कॉम्प्लेक्स। पैरिटल लॉब, इसका मेन काम क्या है, सेंस या लॉजिक समझना। समझो, यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, चीजों को समझ रहे हैं, लॉजिक को समझ रहे हैं यहाँ पे, है ना। मैथ्स यहाँ पे आ जाएगा हमारा, मैथ्स के लॉजिक हो गए। साथ में यहाँ पे याद रखना स्पेलिंग्स, ये तुमसे पूछता नहीं है बट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मेनली तुमसे पूछ लेगा कि फोरब्रेन का काम क्या होता है, तो इतना दिमाग नहीं लगाना है ना। बस तुम्हें चीजें बता दे रहा हूँ ताकि तुम अवेयर रहो चीजों से लेकर। एटलीस्ट अगर कुछ समझना है तो थोड़ा बहुत तो तुक्का लगा ही लो, वैसे तुक्के के भरोसे जाना नहीं चाहिए हमें। आ जाओ, लास्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, यानी बोल सकते हैं फोरब्रेन का, उसे हम कहते हैं टेम्पोरल लॉब। नाम याद रखने लेना, तुम एक काम करना, तुम ये रहने देना बस, ये ऊपर वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी नीचे की तुम नाम याद रखना। फ्रंटल लॉब, पार्शियल लॉब, या बोल सकते हैं पैरिटल लॉब, या लास्ट में होता है हमारा टेम्पोरल लॉब, तुम यहाँ में याद रखना। आ जाओ, अब मिड ब्रेन का क्या काम है, मिड ब्रेन काफी इंपॉर्टेंट है। मिड ब्रेन देखो, भाई तुमने देखा होगा ना, मैंने बताया क्या अभी, कि अगर हमारे आईज के पास कुछ भी आता है, सडनली हमारी आईज का जो सॉरी पलके होती है तुरंत झपक जाती है, बंद हो जाती है। रीजन क्या है इसके पीछे, उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको करता है मिड ब्रेन कंट्रोल। तो मिड ब्रेन कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स ऑफ आई एंड ईयर्स, आंख और कान के, ठीक है। अब बोलोगे कान कैसे रिफ्लेक्स देता है, तुमने देखा नहीं, सडन साउंड रिएक्शन से हमारी बॉडी कभी कभी झटका ले लेती है, वाइब्रेट कर जाती है, बिकॉज हम एक एम्बियंट साउंड सुनने के लिए हमारी बॉडी डिजाइन है, बट लेकिन हम सडनली जब सडन साउंड इम्पैक्ट पड़ता है हम पे, तो हमारी बॉडी उस इम्पैक्ट को झेल नहीं पाती, तो हम सडन रिएक्शन भी देते हैं उसी चीज से। देखा होगा तुमने, किसी का आगे पटाखा पॉप हो जाता है, उसे पटाखों से डर लगता है, वो उछल जाता है। तुमने देखा होगा अगर बिल्ली बिल्ली है, तुम गलती से ताली बजा दो तो डर जाती है वो, तो यही रिएक्शन करवाती है ना। आ जाओ, अब लास्ट में था हिंड ब्रेन, ये तो समझ लो छोटा बुद्धि यहीं पे होता है हमारा, मेन काम तो यहीं से चलेगा। अब देखो, इसके 3 पार्ट होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको, आज सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं, MOST, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आ जाओ देखो जल्दी लिखते हैं। इसके 3 पार्ट है। पहला पार्ट है इसमें क्या, सेरिबलम, कंफ्यूज मत हो जाना, ये सेरिब्रम है, ये सेरिबलम है जिसमें एल आ रहा है, सेरिबेलम, ठीक है।
इसका मेन काम क्या है? तुम देखते हो हम खड़ा हो पाते हैं, खड़ा कौन कर पा रहा है हमको? हम कैसे खड़े हो रहे हैं? हमें हमारी बॉडी को कैसे पता है? हमारे सारे मसल्स को कैसे पता है कि आपस में ऐसे कोऑर्डिनेट करना है? ये बताता है सेरिबेलम। मेंटेन बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस। अब होता क्या है, जैसे कोई अल्कोहलिक है, उसने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है, जो कि बहुत ही गलत है। अल्कोहल इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बॉडी। कोई भी किसी को भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, है ना। तो होता क्या है, जब वो अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो कह सकते हैं उसका ब्रेन का जो हिंड ब्रेन पार्ट है ना, वो माल फंक्शन हो जाता है एक सर्टेन टाइम के लिए, जब तक उसके बॉडी में अल्कोहल है ना। तो उसकी बॉडी क्या होती है, देखा होगा तुमने, जो भी अल्कोहलिक्स होते हैं उनकी बॉडी स्ट्रेट नहीं रह पाती। दे आर कॉन्टिन्यूसली इधर से उधर हो रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं, यानी हिल रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका जो ब्रेन होता है उसका मसल्स पे सही से कंट्रोल नहीं रहता है जब तक वो नशे में रहता है। आ जाओ, ये देखो, कंट्रोल वॉलेंटरी एक्शन। आ जाओ अगले पे। सेकंड है हिंड ब्रेन का पार्ट, उसे हम कहते हैं यहाँ पे पॉन्स, बीच में होता है बिल्कुल ये। पॉन्स का मेन काम है रेस्पिरेशन। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट नहीं कह सकता, इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन हो गया, स्वेलिंग हो गया। अब ये स्वेलिंग तो अलग चीज है। अब ध्यान से एक चीज मुझे बताओ, जब तुम स्वेलिंग करते हो तो तुमने अगर सही से लाइफ प्रोसेस पढ़ा होगा, तुम्हें पता है एक मसल, हमारा जो फूड पाइप है, उसमें एक मूवमेंट होती है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, है ना, जो क्या करती है, खाने को स्क्वीज करके स्टमक तक पहुंचाती है। तो तुम तो उसे कंट्रोल कर नहीं रहे हो, फिर कर कौन रहा है? तो उसको यही कर रहा है, ठीक है। उसको कौन कर रहा है? पॉन्स करवा रहा है उसको, है ना। लास्ट में हमारे आते हैं भैया जी, उसका नाम है मेड्यूला। मेड्यूला समझ लो हमारे बॉडी का ऑटोमेटिक बटन है ना। अब ऑटोमेटिक बटन कैसे है? जितने भी अपने आप होने वाले काम है ना, सब यही होते हैं। चाहे तुम्हारा जितने भी इन्वॉल्यूंटरी रिएक्शन सब यहाँ होते हैं, ठीक है। पल के झपकाना हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे काम है। भूख कैसे फील होगा तुम्हें? कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई करवाएगा ना। तुम्हारे बॉडी के अंदर का जो रिस्पॉन्स होता है, कहीं ना कहीं तुम्हें मेड्यूला ही बताता है। तो ये तुम्हारे ब्रेन को डाटा देता रहता है, ये तुम्हारा ब्रेन के अंदर का पार्ट ही है मेड्यूला, ऑब्वियसली। आ जाओ, जल्दी जल्दी करेंगे। कितने मिनट हो गया? 23 मिनट। तुम 2x पे डाल के देख लेना भाई थोड़ा सा। अब प्रोटेक्शन कौन करता है ब्रेन की? ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है जिसे हम कहते हैं स्कल, ठीक है। जिसकी केवल एक हड्डी मूव कर सकती है, उसे कहते हैं लोअर जॉ। और प्रोटेक्ट करता कैसे है? देखो, पहली चीज तो ऐसी है भाई, स्कल। स्कल काफी मजबूत होती है ना। स्कल जिसे कैरेनियम बोन भी कहते हैं। मतलब स्पेलिंग लिख दिया, मिटाना पड़ेगा। क्रेनियम, है ना। इसके अंदर भरा होता है एक फ्लूइड, जिसे हम कहते हैं ब्रेन फ्लूइड भी कह सकते हैं, या ब्रेन फ्लूइड नहीं कहेंगे तो उसे हम कहते हैं सेरिबोनियल फ्लूइड, या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है। अब होता क्या है, ये तीन अलग अलग मेम्ब्रेन में भरी हुई होती है हमारे ब्रेन के अंदर, जो कि हमारे ब्रेन को सडन शॉक, याद रखना, जैसे हम कहीं गिरते हैं,
है ना। अब एक चीज यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझो हमारे ये ब्रेन का वो पार्ट है जो कि पल्पी है, और ये है उसके ऊपर एक बोन। अब है क्या ना, यहाँ पे जो लेयर्स होती हैं इसके अंदर, अब मुझे तो एक चीज पता है ना कि ब्रेन का जो हड्डी वो इतना मजबूत है कि वो स्क्वीज या अंदर की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन वाइब्रेशंस तो कहीं ना कहीं ट्रैवल करेंगे ना यहाँ से ऊपर की ओर। अब होता क्या है, जब इस फ्लूइड की वजह से क्या होगा, समझना, मजा आएगा। जैसे ही या हमें चोट लगती है या कह सकते हैं आप गिरते हैं, है ना, और इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं है कि ब्रेन फटे, तो होता क्या है, जितना भी वाइब्रेशन होता है ना यहाँ पे, जैसे हमारे ब्रेन पे लगा है, उससे ये लिक्विड अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशन कहाँ तक नहीं जा पाते, ब्रेन तक, और ब्रेन सेफ रहता है ना। तो इस लिक्विड का कह सकते हैं, इस फ्लूइड का मेन काम क्या होता है, शॉक एब्सॉर्ब करना, अब्सॉर्बिंग शॉक। अनटिल अनलेस कि तुम्हारा ब्रेन सर ना फट गया हो, यानी बोल सकते हैं कैरिनियल बोन में क्रैक ना आ गया हो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन जैसे ही, या बोल सकते तुम्हारा हटा के भाई, तुम्हारा हटा देना, जैसे ही ब्रेन एयर से एक्सपोज होगा वैसे ही इंसान मर जाएगा। आ जाओ। कितना हो गया, ठीक है, इतना तो ये और हो सकता है। आ जाओ। अब हमने रिफ्लेक्स आज पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, एक्शन कॉज बाय नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कैसे एक्शन करता है, यानी नर्वस टिश्यू हमें कैसे हेल्प करता है एक्शंस करने में। अगर तुमने हाथ में पेन पकड़ा होगा, वो भी कहीं ना कहीं नर्वस टिश्यू का ही पार्ट है, जो तुम्हारे फिंगर्स को बता रही है कि तुम्हें पेन को कितने इम्पैक्ट से ग्रैब करना है ना। देखो, एक्शन बाय नर्व्स। पहली चीज, जो भी इन्वायरमेंट में होता है रीजन आना चाहिए उसके पहले, तो ट्रिकिंग, ट्रिगर होता है, कोई भी चीज ट्रिगर होगा, तो ट्रिगर जिसे हम प्लांट की भाषा में स्टिमुलस कहते हैं, है ना। वो कहाँ गया, वो डाटा गया हमारे नर्व के पास, इसे कहते हैं नर्व इंपल्शन। उससे क्या होगा, नर्व इंपल्शन होगा। अब नर्व इंपल्शन का मतलब समझ सकते हो कि एक नर्व जब दूसरे नर्व को कॉन्टिन्यूसली डाटा भेज रही है, जब तक वो ब्रेन तक ना पहुंच जाए, उसके बाद वो डाटा कहां तक गई भाई, ब्रेन तक। अब ब्रेन के पास पहले ही उस चीज का डाटा होगा, भले वो खुद के साथ एक्सपीरियंस हुआ है या दूसरे के साथ, क्योंकि अब जरूरी नहीं कि हम अपनी गलतियों से सीखें, दूसरे की गलतियों से भी सीखते हैं, काफी चीजें हम लर्न करते रहते हैं, इवन वी डोंट वांट, बट हमारा ब्रेन कॉन्टिन्यूसली नई चीजों को सीखता रहता है। फिर हमारा ब्रेन क्या करेगा उस चीज पे, देखो, वो भेजेगा फटाक से मसल्स को, ठीक है। मसल सिर्फ कॉन्टिन्यूसली, मसल तुम्हें पता है जो चीज करती है, कॉन्ट्रैक्शन करेगी, ठीक है, या तो एक्सपेंड करेगी, तो यहाँ फटाक से क्या होगा। अब याद रखना, मसल्स जो कॉन्स्ट्रैक्ट करती है या एक्सपेंड करती है ना, वो प्रोटीन्स के थ्रू करती है, क्या बोल सकते हैं, स्पेशल प्रोटीन्स, स्पेशल प्रोटीन्स हेल्प देम टू, या तो पास हो जाती है या तो दूर चले जाते हैं ना, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। उससे क्या होता है, मसल मूव करते हैं, है ना। मान लेते हैं मसल क्या किया, मसल कॉन्स्ट्रैक्ट हुए, सिकुड़े, मूवमेंट हुई, मूवमेंट से क्या होगा, एक्शन आएगा, जो हम देख सकते हैं। लाइक जो मैं लिख रहा हूँ ये भी उसी का पार्ट है कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे हैंड मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ माई ब्रेन। आ जाओ। अब यहाँ पे इतना तो हमने समझ लिया, बहुत बढ़िया बढ़िया था। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसमें। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पहली चीज नर्व, अरे यार मिटा के देता हूँ बार बार, नर्व इम्पल्शन। और दूसरी चीज क्या है भाई, ये प्रोटीन होते क्या है, यह तो मैंने प्रोटीन बताया ना तुम्हें, ये प्रोटीन होते क्या है। देखो, पहली बात है नर्व इम्पल्शन क्या होता है,
समझना। पहली चीज, नर्व इम्पल्शन, जैसे मैं तुम्हें ऊपर बता चुका हूँ कि जितने भी सेल्स होते हैं, कौन से सेल, नर्व सेल, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से थ्रू, जो स्टार्ट होते हैं डेंड्राइट से एंड होते हैं साइनेप्स पे। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो मसल जो होती है, मसल्स तो भेजती है डेंड्राइट के पास, वो किस फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में, पर डेंड्राइट उसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिकल डाटा ज़्यादा तेजी से ट्रांसफर होगा एज कम्पेयर टू केमिकल डाटा, इसलिए इलेक्ट्रिकल इंपल्शन जल्दी रिजल्ट करता है एज कम्पेयर टू केमिकल रिएक्शन, या केमिकल, हाँ कह सकते हो, रिएक्शन। आ जाओ, अब नर्व इंपल्शन कहाँ जाएगा, केवल जिसके पास क्या होगा, नर्व टिश्यू होगा, ओनली पॉसिबल वेयर nerve tissue are present, nerve tissues are present. Second, अब हमारी बॉडी कॉन्टिन्यूसली क्या करती है, हमारी बॉडी कॉन्टिन्यूसली ट्रांसमिट नहीं करती है डाटा, ठीक है, ये सडन टाइम होता है, क्योंकि बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आ जाओ, ठीक है, अब मैंने कुछ बताया था यहाँ पे, क्या बताया था, प्रोटीन के बारे में। अब ये प्रोटीन होते क्या है ना, अब चलो प्रोटीन क्या है तो मैं बताता हूँ। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया नर्व इंपल्शन कैसे होता है। अब हमने स्टार्टिंग में यहाँ देखना, हमने स्टार्टिंग में जब ने चैप्टर शुरू किया था तब ने पढ़ा था यहाँ पे कि दो तरह की चीज़ें थी यहाँ पे, एक तो थी नर्वस सिस्टम, थे केमिकल कोऑर्डिनेट। भाई केमिकल कोऑर्डिनेट भी तो पढ़ना पड़ेगा, आ जाओ केमिकल कोऑर्डिनेट समझते हैं ना, जिससे बताया था, जिसमें एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है, इसमें सारे ग्लैंड्स आते हैं, पिट्यूटरी हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, है ना, उसके बाद एड्रेलिन अलग अलग है, उसके बाद कितने सराइवरी ग्लैंड हो गए, बहुत तरह के ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, मल्टीपल ग्लैंड्स है जो कि एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जो कि बायोकैटलिस्ट होते हैं कहीं ना कहीं, है ना, जो कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। आ जाओ नीचे, मैं एक बार ना इसे ऊपर से नीचे कर रहा हूँ स्लोली, अगर चैप देख ही लिया होगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर वैसे वीडियो देखते नहीं ज़्यादातर लोग, लेकिन स्टिल जिस भी कोई देखेगा तो उसकी हेल्प तो होगी। आ जाओ, अब केमिकल कंपाउंड्स होते क्या हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं, बोलते हैं ना इसका हार्मोन्स बिगड़ गया है। वैसे जनरली दो हार्मोन्स होते हैं ना, और लड़कों में क्या पाया जाता है, लड़कों में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, लड़कियों में पाया जाता है, बताना लड़कियों में क्या पाया जाता है, वो उसे कहते हैं कुछ उसे, आ जाओ हार्मोन्स। पहली चीज क्या है, हार्मोन्स, ये सेल बेस्ड होती है, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। सेल बेस्ड का मतलब क्या है, ये सेल से सेल डिफ्यूज होंगी। अगर हार्मोन बेस्ड अगर मैंने ट्रांसमिशन गलती से कर दिया ना, सॉरी मैं ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पढ़ाना भूल गया, हाँ, अगर मैं हार्मोन बेस्ड ट्रांसमिट करने लग गया ना डाटा को, जैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्शन था, ये जैसे था, ये उससे बहुत ज़्यादा स्लो होगा। पहली चीज़ तो यहाँ पे ग्रोथ की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल हार्मोन या बोल सकते हैं हार्मोन्स के थ्रू एक्शंस की बात करें बॉडी के अंदर जो होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो होंगे, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। दवाई देख लो, दवाई बहुत धीरे काम करती है ना, वही दवाई देने से अच्छा अगर मैं किसी को बॉडी में डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर दूँ ना कोई मेडिसिन, तो वो जल्दी रिकवर होगा एज कम्पेयर टू द मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन जाने के बाद बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, उसकी बॉडी उसको अब्जॉर्ब करेगी, तब उसको सेल्स के भेजेगी, सेल्स उसको फिर
सॉरी, सेल ब्लड के पास भेजेगी, ब्लड उसको सेल्स के पास भेजेंगे, सेल्स उसको अब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जैसे ही मैं डायरेक्टली किसी को इंजेक्शन लगवाता हूँ ना किसी चीज़ का, तो वो उसके डायरेक्टली मेन स्ट्रीम ब्लड में चली जाती है। अब ब्लड में जाने के बाद वो जल्दी असर करती है ना। इसलिए कहते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं ना, उनको डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू मेडिसिन या मेडिकल जो भी हेल्प होती है प्रोवाइड की जाती है, ना कि ओरली। ओरली सस्पेंशन कुछ ही हद तक काम करता है जब तक पेशेंट की कंडीशन अच्छी हो, यानी पेशेंट की बॉडी रिकवरेबल स्टेट में हो। अगर पेशेंट की बॉडी रिकवरेबल स्टेट में नहीं होती है, तब जाके उसे इंजेक्शन के थ्रू मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है। ये फालतू का एक्स्ट्रा था, बता दिया तुम्हें। चलो, हार्मोन्स सेल बेस्ड में क्या होगा, एक सेल दूसरी सेल। अब ध्यान से देखना, इस सेल का डाटा कॉन्टिन्यूसली इस सेल में जाएगा, जो कि बहुत स्लो प्रोसेस है, फिर इस सेल का डाटा सर इस सेल में, है ना। आओ, सेकंड चीज क्या है, ये बहुत ही ना ग्रेजुअल प्रोसेस है, ग्रेजुअली धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है ये, ठीक है। आओ, अब हमने बात कर ही ली हार्मोन्स की, जो कि धीरे धीरे होता है। अब तुमने देखा होगा कोई लड़का आज 5 साल का है, कल 6 साल का तो नहीं होगा ना, उससे 1 साल लगेंगे, यानी 1 साल लगेंगे उसके ग्रोथ हार्मोन को, उसको ग्रो करवाने, वो भी थोड़ा ग्रोथ हार्मोन को उसे थोड़ा ग्रो करवाने में, है ना। सडन उसकी चेंज नहीं देखने को मिलेगा हमें। तो ये कहीं ना कहीं हार्मोन का कह सकते हैं, हार्मोन जो है बॉडी के अंदर जो चेंज लाता है बहुत ही स्लो या ग्रेजुअली लाता है, धीरे धीरे लेके आता है ना। अब खास बात क्या है, सॉरी खास बात बोल रहा हूँ मैं। अब पहला जो है ना इसमें हार्मोन, देखो वो होता है यहाँ पे हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, जो रिलीज करता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या रिलीज, कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, देख लो, प्रोटीन्स करते हैं, साथ में स्टेरॉइड्स। सेकंड क्या है, सेंसरी एरिया, वो एरिया साफ दिख रहा है, सेंस, सेंस मतलब समझ ही रहे होगे, जो चीज फील कर सकती है ना। तो लिखा है वो एरिया जो कि रिसीव करती है इम्पल्स को, जो कि इम्पल्स को रिसीव करती है। ओके वेट, इम्पल्स को रिसीव करती है और इसे रिसेप्ट करती रिसीव करती है ना। आगे आ जाओ। अब बात करें एंडोक्राइन की, एंडोक्राइन ग्लैंड में जो मेजर है ना, उसको हम कहते हैं यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ लो, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं इसको, है ना। सेकंड है, ध्यान से देखना एक चीज, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, एक रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन को, याद रखना। रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन को। अब ग्रोथ हार्मोन, अगर दो ही कंडीशन होती है, देखा होगा तुमने, अगर एक्सेस रिलीज हो जाए, आदमी लंबू बन जाता है, जिसे कहते हैं हम लोग क्या, जाइगेंटिज्म, जाइगेंटिज्म, लंबू, वो सॉरी माल फंक्शन, उसकी बॉडी ही म्यूटेट कर चुकी है, सॉरी वो तो वो बन गया फोर आर्म्स। एक में जरा रुकना, मिटा दूं मैं इसको, छोड़ो ना, लंबू याद रखना। गलती से यहाँ पे अगर लेस आ जाए, यानी बहुत ही कम रिलीज कर दे, तो आ जाए ड्रॉफिज्म, बौनापन, ड्वार्फिज्म।
ठीक है। अब ये तो बेसिक हार्मोन रिलीज हो गया, हाँ भाई लंबा छोटा। अब जितने भी होते हैं ना दूसरे जो होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो बॉडी में अलग अलग चेंज लेके आते हैं, है ना। उसमें एक होता है हमारा थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड हार्मोन लिख लेना। उसके बाद एक होता है हमारा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिका हार्मोन। एन फॉलिसिल, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, आ जाओ। अब थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, थायराइड जो हार्मोन होते हैं उसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन, वो रिलीज करता है थायरोक्सिन। ठीक है। जिसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है जो हमने खाना खाया होता है ना उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स को रेगुलेट करना, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन को रेगुलेट करना। देखो भी सर, ये तो इतना बेसिक काफी था। चलो आज के लिए इतना इनफ है, बाकी करते हैं कल, एक एक करके डालूंगा आगे आगे, देख लेना। गुड नाइट।